नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर। इस लॉकडाउन के दौरान जिनकी बात सबसे ज़्यादा हो रही है और जो सेक्टर जो सबसे ज़्यादा लॉकडाउन से प्रभावित है, और एक धड़ा है जो ये कह रहा है कि देश की 70% आबादी को कवर करने वाला वो शिक्षा विभाग, वो प्राइवेट विद्यालय जो देश की 70% आबादी को शिक्षण कार्य देते हैं, शैक्षिक योग्यता देते हैं और उनको पढ़ाते हैं। ढेर सारे महाविद्यालयों, ढेर सारे बड़े विद्यालयों के बारे में ढेर सारे ऑडियो और वीडियो वायरल हो रहे हैं। कहीं अभिभावकों को ऑनलाइन क्लासेस के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है या फीस के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है और वो जाके वहाँ वीडियो बना रहे हैं और सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। तो उसमें कई धड़ा है और अभिभावक अपनी अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, विद्यालय के अपने अलग एस्पेक्ट हैं, उनकी अपनी अलग नीतियाँ हैं और उनकी अपनी अलग समस्याएँ हैं। तो जब दोनों पक्ष की बात सुनी जाती है तब जाके कोई किसी निचोड़ पे पहुंचा जाता है कि वाकई में इस लॉकडाउन ने किन किन समस्याओं को उत्पन्न किया है और इस समस्याओं का निदान क्या है। आज यह जो लॉकडाउन या कोरोना की वजह से जो ये समस्या आई है, यह पूर्व नियोजित समस्या नहीं है, ये अचानक उत्पन्न हुई समस्या है, इसके लिए कोई तैयार नहीं था। तो इसका क्या समाधान निकाला जा सकता है। बीच में अभिभावकों के कुछ संगठन ने हाईकोर्ट और सरकार से ये निवेदन किया था कि विद्यालयों से फीस न लेने की एक नियमावली दी जाए, सरकार यह निर्देश दे कि विद्यालय इस लॉकडाउन के दौरान शुल्क न वसूलें। लेकिन कोर्ट ने और प्रशासन ने यह साफ मना कर दिया कि इसके लिए हम विद्यालयों को बाध्य नहीं कर सकते। फिर भी कुछ ऐसे विद्यालय भी सामने आए जिन्होंने मानवता दिखाते हुए कहें या फिर अपनी पब्लिसिटी के लिए कहें या किसी अपने कार्यों के लिए जिन्होंने ये पहले ही अनाउंस कर दिया कि हमने जो है फीस माफ़ कर दिया है। आज हम बात करेंगे पूर्वांचल स्कूल केयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष मनोज विश्वकर्मा जी से कि प्राइवेट विद्यालयों के समक्ष कौन कौन सी समस्याएं हैं और ये जो भ्रांतियां आ रही हैं इनका क्या निदान निकाला जा सकता है। इन्होंने अपने संगठन के प्रबंध समिति में नियर अबाउट कितने विद्यालय हैं, कब से ये कार्य कर रहे हैं और क्या इनकी अपनी समस्याएं हैं जो आपसे अवगत करवाना चाहते हैं। तो मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपके इस संगठन की नींव कब रखी गई और कब से शुरुआत हो रही है। सर्वप्रथम जनमंच के सभी साथियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं मनोज विश्वकर्मा। हम लोगों ने 2012 में, जब 2009 में RTE राइट टू एजुकेशन, इस पर एक लॉ आया, कानून आया, तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो जब माननीय कपिल सिब्बल जी संभाल रहे थे, तो उस समय हमारे विरुद्ध कुछ नियमें आई। हम इसलिए विरुद्ध करते हैं कि उस समय हम स्कूल चलाना काफ़ी कठिन हो चुका था। तो हम लोगों ने 2012 में, जब तत्कालीन प्रदेश सरकार मायावती जी की सरकार थी, उन्होंने जब इस पर शिकंजा कसा, तो हम लोगों ने एक संगठन तैयार किया जिसका नाम हम लोगों ने दिया निजी प्रबंध शासकीय विद्यालय कल्याण समिति। और बहुत जोरों पे हमने उस कानून का विरोध किया। परिणाम स्वरूप मान्यता में कुछ ढील भी हुए। हम लोगों ने जो मांग रखा था RTE के अनुसार, जो विद्यालय संचालित होते हैं और मान्यता की तरफ अग्रसर होते हैं, तो उनकी मान्यताएं मिलनी कतई संभव नहीं थी उस पुराने लॉ एंड ऑर्डर में। उसको लेके हम लोग आंदोलन किए, विधानसभा तक धरना दिए और वो बाद में सही हुआ। नतीजा हुआ कि आज तमाम विद्यालय हमारे बीच संचालित हैं, जिससे भारत के नौनिहाल आज पढ़ लिख ले रहे हैं। पुनः एक दुदही कांड हुआ, दुदही में एक घटना घटी। निश्चित तौर पे वो दर्दनाक घटना है, जब याद आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम बच्चों के अध्यापक होने के साथ साथ उनके अभिभावक भी हैं, इसलिए एक बार जरूर रोंगटा खड़ा हो जाता है। उस समय संगठन दो धड़े में बटा हुआ दिखा और पुनः हम सभी को पूर्वांचल स्कूल केयर एसोसिएशन नामक एक संगठन का गठन करना पड़ा कि आज ये पूर्वांचल स्कूल केयर एसोसिएशन अपनी आवाज़ जनता तक पहुंचाने के लिए आपके माध्यम से अपनी बात रखना चाहती है। और निश्चित तौर पे जो आपने कहा कि आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी और क्या समस्याएं आ रही हैं आगे, तो उस पर मैं ज़रूर अपनी बात रखूँगा। अभी आपने बताया कि कुछ परिस्थितियों ने आपको इस संगठन को खड़ा करने के लिए कहा, जो इस RTE एक्ट की बात हो रही है जिसके तहत विद्यालय मान्यता लेती है। अभी हम बात कर रहे हैं कोरोना से उपजी समस्याओं की कि कोरोना में विद्यालयों के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं। आप लोग ढेर सारे प्रबंध समिति के साथ काम करते हैं और उनके साथ क्या बेसिक चुनौतियां हैं, उसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए कि क्या चुनौतियां हैं इस समय कोरोना। बिल्कुल बिल्कुल, यही क्वेश्चन तो हम लोगों को भी बार बार सता रहा है कि ये प्रश्न हमसे कोई पूछे तो हमारे पे आरोप भले लगा दिया जा रहा है। मैं बताना चाहता हूँ कि समाज का एक तबका जो निश्चित तौर पे प्राइवेट स्कूल के अध्यापकों को, उनके मैनेजमेंट के लोगों को, उनके प्रिंसिपलों को, सबको एक सम्मान की निगाह से देखती है। लेकिन इस कोरोना रूपी महामारी में जब एक तरफ वह अध्यापक जो इस देश की सेवा कर रहा था, नौनिहालों को तैयार कर रहा था एक समय पे, आज उनके प्रति आपकी निगाहें मुड़ चुकी हैं। मैं ज़रूर जानना चाहता हूं और सोचता हूं बार बार कि आखिर आपकी निगाहें क्यों मुड़ गई। सरकार एक तरफ कहती है
कि सेशन जीरो नहीं होगा, स्कूल संचालित होंगे, बच्चे नहीं जाएंगे, ऑनलाइन क्लासेस चलाए जाएंगे। और दूसरी तरफ अभिभावक हमारे कहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस सिर्फ और सिर्फ बहाना है पैसा लूटने के लिए। हम कहाँ खड़े हैं? हमारे यहाँ जो विद्यालय संचालन होता है, वित्तविहीन विद्यालय हैं। निश्चित तौर पे आप सबको पता है कि सरकार से किस तरह की कोई फंड जारी नहीं होती है। बावजूद इसके हम सभी एक दूसरे का सहयोग करके, अभिभावकों के सहयोग रूपी शुल्क लेके और अपने अध्यापकों को, अपने कर्मचारियों को सैलरी देते हैं। हमारे शासन के लोगों ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आदेशित किया हमें मार्च में कि आप स्कूल बंद करें और इसके बावजूद आप सैलरी दें। हम सभी ने सैलरी दिया 1 महीने का। लेकिन आप खुद सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि आज जब ऑनलाइन क्लास का विरोध खुद समाज कर रहा है, अभिभावक कर रहा है, और इसलिए कर रहा है, मैं अभिभावकों के साथ हूँ। मैं एक विद्यालय के प्रबंधक होने के पहले एक अभिभावक भी हूँ। मैं जरूर देख पा रहा हूँ कि हमारे क्षेत्रों में, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में नेट की समस्या है, नेटवर्क नहीं रह रही है। अगर हम ऑनलाइन कोई वीडियो भेज रहे हैं, कोई सिस्टम अपडेट कर रहे हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, तो बच्चे उसको देख नहीं पा रहे हैं घर पे, क्योंकि हमारे वीडियो बनाने में ही समस्या आ जा रही है नेट की, ऑनलाइन नेटवर्क की, तो वो बच्चों को तो आनी ही आनी है। और ऐसी समस्याओं के कारण अभिभावक हम पे नाराज़ हो रहा है। हमारे लगभग 98% प्रबंधक, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अभी किसी अभिभावक के यहाँ मार्च के बाद फ़ी मांगने का प्रयास नहीं किए। अभिभावक भले हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हमारे प्रबंध कमेटी के लोग आज जब फटेहाल अवस्था में आ गए हैं, भुखमरी के कगार पे आ गए हैं, जब उनका अध्यापक उनसे 500 और 1000 रुपये मांगता है तो उनको मुंह चुराना पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में हमारी स्थिति को कौन समझेगा? हम तो अभिभावकों के भी गुनाहगार बने हुए हैं और सरकार के भी गुनाहगार बने हुए हैं। ये तो आपने कही कि आपको ढेर सारी समस्याएं हैं। कोई भी संस्थान जब संचालित होता है तो उसकी अपनी एक सेवा नियमावली होती है। उस सेवा नियमावली के तहत नियम डिफाइन किए जाते हैं। और आज अगर आपसे ये कहा जाए कि सरकार ने वो मजदूरें जो बाहर से लाए गए या जो बेरोज़गार हो गए, जो गाँव में रोज़गार के लिए हैं, उन सारे रोज़गार वाले लोगों को सरकार ने 1,000 रुपया दिया और आपको राशन दिया। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि वो प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाने वाला अध्यापक उस लायक भी नहीं है और वो उन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। आपने अपने यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षकों की कितनी इन्फॉर्मेशन सूची सरकार तक पहुँचाई है जिसके लिए आप डिमांड कर सकते हैं? मैं जनमंच खबर के माध्यम से बताना चाहूँगा कि सरकार हमसे एक यूडाइस प्रपत्र भरवाती है और उस यूडाइस प्रपत्र के माध्यम से हम सभी प्रबंधक, सभी प्रधानाचार्य अपने विद्यालय के अक्षरशः सारे अध्यापकों की सूची मोबाइल नंबर के साथ, आधार नंबर के साथ हम शासन को उपलब्ध कराते हैं। और इस बार तो हमसे स्कूल का अकाउंट नंबर भी मांगा गया, जो पहले विशेष तौर पे डिमांड नहीं किया जाता था, लेकिन ढाक के 3 पात दिखा कुछ नहीं। अब रही बात कि आपने ये प्रश्न रखा कि आप जो शिक्षा नीति तैयार होती है, कुछ आपके सिस्टम होते हैं जिसके तहत आप आगे विपरीत परिस्थितियों में भी एडजस्ट हो सकें। निश्चित तौर पे हम सारे उस सिस्टमों का हम सभी लोग पालन करते हुए चले आए। लेकिन आप खुद देख सकते हैं, मैं तमाम बंधुओं से ये अपील करूंगा कि आप इसको खुद एक बार समझने का प्रयास करें कि आज जब सरकार ने 21 दिन का पहला लॉकडाउन किया, दूसरा लॉकडाउन आते आते सरकार खुद अपनी हाथ खड़े कर दी और मजबूरी में सरकार को शराब के भट्टे, शराब की दुकानें खोलने पड़े कि हमारे पास व्यवस्था नहीं है, हमारे पास धन नहीं है। तो मैं बताना चाहता हूं कि हम तो वही स्कूल वाले हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि व्यवसायी भी कई प्रकार के होते हैं, व्यवसायी पटरी वाले हैं, व्यवसायी ठेला खोमचे वाले हैं और व्यवसायी बड़े बिल्डिंगों में चला रहे हैं, मॉल वाले भी हैं। मित्रों, इसी रूप में हमारे विद्यालय संचालक भी, कुछ ऐसे आज भी विद्यालय हैं जो बड़े बड़े शहरों में जो अरबों की प्रॉपर्टी लगा के विद्यालय संचालित करते हैं, उनके यहाँ आपका फी पहुँच रहा है। आप ही जो दर्शक हमारी इस वीडियो को सुन रहे हैं, जो इस आज की खबर को देख रहे हैं, वही अपने बच्चों का फी वहाँ पहुँचा रहे हैं। लेकिन इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे विद्यालय जो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, जिनके यहाँ 200 से 400 फी लेके विद्यालयों का संचालन होता है, ऐसे विद्यालयों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है और उन्होंने अपनी निधि से अब तक अपनी व्यवस्था किया। लेकिन आपको पता होगा, आप खुद अभिभावक हैं, आप देखते होंगे कि आपका बच्चा अगर ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ रहा है तो वहाँ एग्ज़ाम के टाइम में फ़ी जमा करने का आदेश वहाँ के प्रबंधक जी देते हैं। नतीजा ये हुआ कि जब हमारे वहाँ एग्ज़ाम शुरू होना था मार्च में, सरकार ने लॉकडाउन लगाने से 8 से 10 दिन पहले हमारे विद्यालयों को बंद कर दिया। एक बार नहीं सोचा गया कि कम से कम इनका एग्ज़ाम करा लिया जाए, इनको आदेशित कर दिया जाए कि 3 दिन में, 2 दिन में 4 पेपर करा के एग्ज़ाम खत्म कर लें। एग्ज़ाम कराने की इजाज़त नहीं मिला और ज्यों ही हमारा एग्ज़ाम नहीं हुआ, नतीजा ये रहा कि हमारे यहाँ इंस्टॉलमेंट में फ़ी जमा होते हैं 4-4 महीने के। हम दिसंबर से अब तक फ़ी नहीं पाए हैं और ऐसी अवस्था में अगर मार्च तक हमने अपने कर्मचारियों का भरण पोषण किया है, हम ये नहीं कह सकते हमने पूर्ण सैलरी दिया, लेकिन हम उनकी व्यवस्था की है, तो मुझे लगता है हम भारत के साथ हैं, हम भारत के अच्छे लोग हैं। आप लोगों की मदद करने के लिए सरकार ने तो नियम दे दिया कि आप अभिभावकों से शुल्क ले सकते हैं और आपने अपनी बात भी रख ली कि आप कैसे करेंगे। जो दर्शक देख रहे हैं या जो भी अभिभावक है, जो भी बच्चे हैं जिनको और कोई समस्या है, वो आप हम तक अपनी समस्याएं पहुंचाएं। हम प्रयास करेंगे कि फिर से इनसे उन समस्याओं के बारे में जानें। ये थी लॉकडाउन की समस्या। आपने एक एक्ट की बात की थी, RTE, राइट टू इन्फॉर्मेशन के कितने नियमों का पालन आपके निजी प्रबंध समिति के विद्यालय करते हैं?
मुझे लगता है राइट टू इन्फॉर्मेशन का जितना पालन हम करते हैं अर्थात निजी विद्यालय करते हैं, शायद उसके आधे पालन भी उनके परिषदीय विद्यालयों में नहीं होता है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। साथ ही साथ जो आपने कहा कि समस्याएं, कि कुछ समस्याएं उनकी है कुछ आपकी है, मैं समाज में उसको दिखाने का और बताने का कार्य कर रहा हूं। मैं जरूर चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे एक इस बड़ी समस्या को आप समाज को, हमारे लोगों को, हमारे दोस्तों को, भारतवासियों को बताने का और दिखाने का कार्य करें कि आज जो अध्यापक 5 से 10 हज़ार रुपये सैलरी पाके आपके बच्चे को पढ़ाने का, समझाने का, एक भारत का अच्छा नागरिक बनाने का, मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि प्रत्येक वर्ष प्रत्येक जिले में वहां के जिलाधिकारी महोदय को एक सूची शासन को भेजनी होती है, जिसमें वो दिखाते हैं कि हमारे जनपद में 5 साल से और 12 साल के बच्चों का नामांकन 100% हो गया। मैं ये बताना चाहता हूं कि वो जो डीएम साहब हर जिले में अपना रिपोर्ट 100% देते हैं, वो निश्चित तौर पर 70% काम वो हम लोग करते हैं। 30% बच्चों को पढ़ाने का काम अगर वो करते हैं तो 70% काम हम करते हैं। आज 70% हम देश की सेवा करने वाले लोगों से कोई पूछने वाला नहीं है कि हमारा परिवार कैसे चल रहा है, हमारे बच्चे, हमारे लोग, हमारे अध्यापक, हमारे ड्राइवर, हमारे 4th ग्रेड के कर्मचारी, उनकी जीविका कैसे चल रही है। वो 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हैं, यह पूछने के लिए कोई नहीं। ना अभिभावक हमसे पूछने आ रहा है, ना अभिभावक एक बार हमारा सूझबूझ लेने आ रहा है, और सरकार तो वैसे ही हमें लास्ट पौधान पे खड़ा करके छोड़ दी है, जैसे लग रहा है कि हम देश के सबसे बड़े गलत कार्य करने वाले लोगों में से एक हैं। तो अभी आपने बताया जैसे कि 70% शैक्षिक व्यवस्था में जो रिपोर्ट जाती है कि हम नामांकन 100% कर रहे हैं, उसमें 70% आपका योगदान है। आपकी चुनौतियाँ जो परिषदीय विद्यालय हैं उनसे और आपके समक्ष जो चुनौतियाँ हैं वो बहुत अलग हैं। अक्सर आपके निजी प्रबंध समिति विद्यालयों के समक्ष ये सवाल आते हैं कि आप लोग मनमानी तरीके से फीस बढ़ा लेते हैं और मनमानी वसूली करते हैं। उस पर क्या कहेंगे आप, कि क्या है उसका पीछे का लॉजिक, कि कैसे आप? बड़ी अच्छी बात आपने और बड़ा अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि यही प्रश्न जो है समाज को हमसे दूर कर रहा है। समाज में जो हमारे अभिभावक हैं वो हमसे दूर होते जा रहे हैं इसी प्रश्न के लिए, और यही देख के और यही सुन के मैं इसके विषय में जरूर बताना चाहूँगा कि जो समाज में फ़ी के प्रति चर्चा है कि हम मनमानी तरीके से अपने शुल्क की बढ़ोतरी करते हैं। आप देख सकते हैं कि प्रत्येक जिले का एवरेज निकाल लीजिए। पहले थोड़ी सी बात मैं निजी विद्यालयों की करूँगा, फिर मैं परिषदीय की तरफ भी आऊँगा। अभी निजी विद्यालयों की तरफ आप आके देख लीजिए एक बार, तो मुझे लगता है प्रत्येक जिले में टॉप 10 स्कूल अगर सेलेक्टेड हैं तो आप उनके वहाँ का फीस स्ट्रक्चर एक तरफ रख लीजिए, और उस जिले में बाकी जो 90 स्कूल हैं उनका स्ट्रक्चर एक तरफ रखिए। आप पाएंगे कि 90% जो स्कूल हैं आपके जनपद में वो 200 से 400 500 फी के रूप में संचालन होते हैं, और टॉप 10 जो स्कूल हैं जहाँ 2000 2500 4000 फी लगता है, तो निश्चित तौर पर वहाँ ब्यूरोक्रेसी के और राजनीति के बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, जिनको आज भी कोई समस्या नहीं है। सरकार ने गाइडलाइन जारी किया कि 9th अप टू क्लास 12 के बच्चों का बोर्ड शुल्क जमा कराया जाए, रजिस्ट्रेशन फी जमा कराया जाए। मैं जरूर इस चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि वो शुल्क जमा कराया जाए, वो किसको मिलना है? वो गवर्नमेंट को जानी है। अर्थात गवर्नमेंट के पास व्यवस्था नहीं है, उन्हें पैसा चाहिए, हमारे संचय की बात हो रही है। और हमारी बात जो 8 तक आ रही है, सरकार कहती है आप फी ले लीजिए। हम फी कैसे ले लें जब समाज ये कह रहा है कि हम मनमाना फी बढ़ाते हैं? मैं एक कंपेरिजन करना चाहूँगा, आप जरूर उसको एक बार कंक्लूजन करके देख लेंगे हमारे परिषदीय विद्यालय की क्या स्थिति है। मैं निश्चित तौर पे परिषदीय विद्यालय के अध्यापकों के से मेरा कोई कहीं दुराव नहीं है, लेकिन एक कंपैरिजन, आपके परिषदीय विद्यालय में एक विद्यालय में 2 से 3 स्टाफ होते हैं, कहीं कहीं 4 होते हैं। अगर 3 का हम वो देख लें, एक एवरेज निकालें, तो नियर अबाउट 40 से 60 हज़ार की सैलरी होती है। 50 हज़ार मैं आंक लेता हूँ, तो वो 1.5 लाख की सैलरी एक स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट होती है। 1.5 लाख की सैलरी में वहाँ मुश्किल से 100 बच्चे नहीं होते हैं, तो एवरेज जोड़ा जाएगा तो एक बच्चे का मुझे लगता है 3 से 4 हज़ार रुपये महीने का, 5 हज़ार नियर अबाउट एक बच्चे का पेमेंट उसका फ़ी होगा महीने का। और उस 5 हज़ार के बजाय हम 500 लेते हैं, 200 लेते हैं, 300 लेते हैं, और हमें कहा जाता है हम लुटेरे हैं और हम बहुत बड़ा फ़ी ले रहे हैं। बावजूद इसके केवल फ़ी का वो अंतर नहीं है। आप एजुकेशन सिस्टम को देखिए, चौराहे पे आपके परिषदीय स्कूल के बच्चे दिख जाएंगे और किसी भी निजी विद्यालय के बच्चों को खड़ा कर लीजिए और दोनों का कंपेरिजन कर लीजिए। मुझे लगता है जो बच्चा क्लास 1 में परिषदीय विद्यालय निजी विद्यालयों के पढ़ता होगा और वहाँ क्लास 5 में बच्चा पढ़ने वाला होगा, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि 5 वाला बच्चा वहाँ 1 वाले के सामने फेल होगा। तो ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि हम निजी विद्यालय वाले बेहतर तरीके से शिक्षा की व्यवस्था संभाल रहे हैं। ये अलग बात कि हमारा स्ट्रक्चर उनसे बेहतर ना हो, क्योंकि उनके पास वित्त पावर है, हम वित्त विहीन हैं। हम अपने घरों के फाटक नहीं लगवा पाते, लेकिन स्कूल के दरवाजे जरूर लगवाने का कार्य करते हैं। हमारे घरों का रंग रोधन नहीं होता, लेकिन स्कूल का रंग रोधन जरूर होता है। हमारे घरों में कोई पानी पिलाने वाला और कोई सफाई कर्मचारी नहीं होता, लेकिन हम स्कूल में सफाई कर्मचारी रखते हैं, पानी पिलाने की बच्चों की व्यवस्था करते हैं। घर में हमारो पानी पिए या ना पिए, लेकिन लगभग निजी विद्यालय अब अपने बच्चों को आरओ पानी पिलाने का व्यवस्था करता है, जबकि फ़ी वही 200 से 500 रुपये। इससे ऊपर के जो फ़ी वाले स्कूल हैं, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि उनका सहयोग आज भी आप कर रहे हैं। जैसे हमारे जनपद में कुछ विद्यालय हैं
उन विद्यालयों में आज भी अभी मैं आपका जब ये इंटरव्यू की बात आ रही थी तो मैंने अभी हमारे पास एक जगह से फ़ोन आया तो बातों के क्रम में आया कि कुछ ऐसे स्कूल हैं जनपद में जहाँ से बच्चों का 2500-3000 महीने का फ़ी और डिमांड किया जा रहा है, गार्जियन ले आके जमा कर रहे हैं। लेकिन हमारे वहाँ न कोई डिमांड है और न कहीं कोई जमा करने की बात है। ऑनलाइन क्लास हमारे लोगों ने चलाया, अप्रैल मई ऑनलाइन क्लास चला, लेकिन उसका कहीं कोई उपयोग नहीं दिखा। बच्चे भी नहीं देख पाए नेट की वजह से, और जो देख पाए वो भी आज शुल्क देने की अवस्था में नहीं है। एक बात मैं ज़रूर आपके प्रश्न से इतर हट के कहना चाहूँगा कि हमारा संगठन बार बार अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है और सरकार से कहना चाहता है कि अगर इस कोरोना रूपी महामारी में बच्चों को स्कूल भेजने में दिक्कत है, बच्चे स्कूल आवे तो कोरोना संक्रमण की खतरा है। हम समर्थन करते हैं सरकार का, हम समर्थन करते हैं अभिभावकों का। हम भी चाहते हैं कि पहले उन बच्चों को स्वस्थ रहना जरूरी है, वो स्वस्थ रहेंगे तो हम शिक्षित कर लेंगे। तो मैं भी ये चाहूँगा वो बच्चे स्कूल भले ना आवें, लेकिन आप एक बार सोचें कि ये 2-2 महीने का जो आगे आप बढ़ाते जा रहे हैं कि 2 महीने बाद स्कूल खुलेंगे, इससे बेहतर आप अगर सेशन 0 करते और इन अध्यापकों के लिए, इन प्रबंधकों के लिए, निजी विद्यालय के लोगों के लिए एक जीविका सिर्फ और सिर्फ इनको 2020 का कि ये जीवित रह जाए, इतना व्यवस्था आप कर दें, समाज के लोग कर दें, तो मुझे लगता है मैं फिर आपके साथ ये हमारी निजी विद्यालय की व्यवस्था आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने को तैयार है। और नहीं तो निश्चित तौर पे ये गुरुजन भारत का इतिहास रहा है। जब जब इन गुरुजनों के खिलाफ आप पूरा इतिहास उठा के देख लीजिएगा, जब जब निजी विद्यालयों के अर्थात हमारे ऋषि मुनियों के साथ जो सरकार में अर्थात जो राज्य में नहीं रह के बाहर रह के शिक्षा देने का काम करते रहे हैं, उनके साथ जब जब अत्याचार हुई है, सत्ता परिवर्तन ही नहीं बहुत बड़ा भूचाल आया है और वह एक तरफ दिखने जा रहा है। आप अगर ध्यान नहीं देंगे और जब ये अध्यापक मरना शुरू करेंगे, जब ये मरेंगे तो वह पाप आप पे पड़ेगा, वो समाज के लोगों पे और सरकार को दोनों को झेलना होगा। ये चुनौती मैं देना चाहता हूँ आपको। आपने इतनी अच्छी जानकारी शेयर की, बताया निजी समस्याओं के बारे में। फिर हम कुछ अभिभावक संगठनों से भी बात करेंगे और उन बच्चों के और उन अभिभावकों के भी प्रसंग को आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। आपने हमें समय दिया, इतनी अच्छी जानकारी से की आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जुड़े रहे जनमंच खबर के साथ। आप देख रहे थे जनमंच खबर का ये कार्यक्रम जो आपके सरोकार से संबंधित है। आप अपना राय और अपना विचार हम तक पहुँचाएँ। धन्यवाद। जनमंच खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं, खबरों को शेयर करना ना भूलें। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। जुड़े रहें जनमंच खबर के साथ।